जय हिंद। आप सभी बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थियों को करियर बुक चैनल पे सुस्वागतम। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो एग्ज़ाम बहुत जल्दी हो जाएगा, नोटिफिकेशन भी अब जारी होगा कुछ दिन में। लेकिन अभी तक जो सिलेबस आया है वो सिलेबस एक डिटेल फॉर्म में नहीं आया, पर एग्ज़ाम जो है वो आपको बहुत जल्द ले लेगा। इसी वजह से जो भी इंफॉर्मेशन आया है अभी, उसके अकॉर्डिंग मैथमेटिक्स के बहुत सारे कंटेंट जो है वो आपको पता चल गया। तो चलिए उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, और सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व करेंगे, इसके रिगार्डिंग और भी कोई कॉन्सेप्ट है जो उसके इर्द गिर्द कॉन्सेप्ट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, चांस है, उस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग, पहला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है सबसे छोटी आभास संख्या कौन सी है। ठीक ना, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। ठीक ना, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अभाज्य संख्या आखिर होता क्या है। ठीक ना, तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं जिसके फैक्टर सिर्फ दो हो। कहने का मतलब सिर्फ दो ही गुणनखंड हो, वो संख्या सिर्फ दो ही संख्या से पूरा पूरा विभाजित हो, तो ऐसी संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। अब बात कर रहा है यहाँ पे सबसे छोटी की बात कर रहा है। ठीक ना, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो आपका दो होता है। ठीक ना, अब यहां पे एक क्वेश्चन ये हो रहा है कि सर एक क्यों नहीं होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या एक क्यों नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, हम थोड़ी देर पहले आपको बताए थे कि कोई भी संख्या को अभाज्य संख्या होने के लिए दो चीज रिक्वायरमेंट है। एक तो सबसे पहले वो एक से कटे, दूसरा संख्या स्वयं से कटे। स्वयं की बात कर रहे हैं, स्वयं से कटे कहने का मतलब दो फैक्टर की बात कर रहे हैं, एक और संख्या स्वयं। लेकिन जब एक की बात कर रहे हैं तो सिर्फ इसका फैक्टर एक ही आ रहा है ना, एक का फैक्टर एक ही आ रहा है, तो कंडीशन फुलफिल नहीं करता है। इसलिए हम लोग सबसे छोटी अभाज्य संख्या में एक को नहीं लेते हैं। उसके बाद एक के बाद आपका आ जाता है दो, तो दो का देखिए वो कंडीशन जो है अभाज्य संख्या होने के लिए वो फुलफिल कर रहा है, इसलिए हम लोग दो को सबसे छोटी अभाज्य संख्या के रूप में हम लोग मानते हैं। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है। देखिए उसी क्वेश्चन से उठाया हुआ बनाया हुआ दूसरा क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछ लिया जाए अभाज्य संख्या में जो छोटी विषम के बारे में, तो देखिए आप बात कर रहा है यहां पे दो जो है सबसे छोटी तो है, लेकिन दो क्या है, सम संख्या है। लेकिन उसके बाद अब विषम की बात करेगा तो तीन ही है जो सबसे छोटी जो है विषम संख्या है। तो इस वजह से इसका ऑप्शन हो जाएगा तीन, ऑप्शन हो जाएगा, कहने का मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा। तीन जो है सबसे छोटी जो है विषम अभाज्य संख्या है, और दो क्या है, अभाज्य संख्या तो है, छोटी भी है, और वो सम संख्या है। तो उम्मीद है आपको जो क्वेश्चन को आप समझ रहे होंगे बारीकी से, एक एक कॉन्सेप्ट को अलग अलग से भी। अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर। कह रहा है तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है सअभाज्य संख्या को चुने। मतलब कुछ अभाज्य संख्या, मतलब सअभाज्य संख्या के एक तरह से ग्रुप बना के दिया हुआ है। अब इसमें से कह रहा है आपको जो सअभाज्य संख्या कौन है। तो चलिए सबसे पहले बता देते हैं आपको, सअभाज्य संख्या जो है के बारे में जब भी बात करेंगे तो उसके हम पेयर की बात करेंगे, मतलब दो संख्या एक साथ रहेगी। एक चीज तो क्लियर हो गया। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सअभाज्य संख्या होने के लिए जरूरी नहीं है कि वो अभाज्य संख्या ही हो। क्या बोले, वो फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कि जो सअभाज्य संख्या होने के लिए जरूरी नहीं है जो दो संख्या होगी वो अभाज्य संख्या ही हो। तो ये दो बात होगी। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो सअभाज्य संख्या जो पेयर में आता है, ठीक ना, जैसे ए है और ये बी है, इस तरह से पेयर में आता है, तो दोनों संख्याओं का जो HCF होगा, ध्यान दीजिएगा, HCF जो होगा वो HCF हमेशा 1 होगा। ठीक ना, तो एक ही कंडीशन है सहभाज्य संख्या होने का, जो दोनों संख्याएं हैं उसका HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समापवर्तक जो है आपको 1 आना चाहिए। ठीक ना, तो चलिए अब इसमें से जो भी दिया हुआ है, पेयर दिया हुआ, उसमें से देख लेते हैं जो HCF किसका 1 आ रहा है। दो संख्या है, अब देखिए 2 और 3 है, तो 2 और 3 का HCF आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक ना, तो देखिए यही आपका आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक, ये आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते एक बार।
4 और 6 का, देखिए 4 और 6 का एचसीएफ कहिएगा तो देखिए आपका हो जाएगा यहाँ पे 2, ठीक ना, तो ये तो होगा नहीं। 2 और 4 का एचसीएफ, ये भी 2 हो जाएगा। 9 और 18 का एचसीएफ, ये आपका 9 और 18 का एचसीएफ 9 हो जाएगा। तो इस वजह से आपका सिर्फ यही है, ऑप्शन ए ही है जो आपका सही है, ठीक ना। तो सहआवाज संख्या होने के लिए आपको एचसीएफ 1 होना चाहिए, ठीक ना। और ये गलत मिसकंसेप्शन में नहीं रहना चाहिए कि जो सहआवाज संख्या में जो भी संख्या होगा सहआवाज अभाज्य होगा, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। एक ही कंडीशन है, वन एंड ओनली कंडीशन है कि एचसीएफ जो है आपको 1 होना चाहिए, ठीक ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए आप एक इस टाइप का भी क्वेश्चन जो है आपको पूछ सकता है, ठीक ना, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। कह रहा है संख्या जो है, कह रहा है 2137 है, उसका पावर में है 753, ठीक ना, ये पावर में है। अब कह रहा है जो टोटल इसका सरलीकरण या सिंप्लीफिकेशन करने के बाद कुछ ना कुछ संख्या आएगी, उस संख्या में कोई ना कोई संख्या तो आएगा, ठीक ना, बहुत तरह की संख्या आएगा। अब कह रहा है इस संख्या का जो यहाँ जो इकाई होगा, ये इकाई होगा, ये इकाई अंक क्या होगा ये पूछ रहा है, ये सवाल है। तो अब देखिए इसको इस तरह से कैलकुलेट पावर करना बहुत मुश्किल है, ठीक ना। देखिए इसका क्या कॉन्सेप्ट है या क्या ट्रिक है समझिएगा। सबसे पहले चीज पकड़ेंगे हम लोग पावर का। तो पावर में आखिर दिया क्या है, जो भी संख्या पावर में दिया उसको लिख लीजिए आप। 753 है, ठीक ना। 753 पावर में है, इस पावर की संख्या को 4 से डिवाइड कीजिए, आप जिस तरह से डिवाइड कर लीजिए, ठीक ना। हमको है मतलब है शेष से, आप इस तरह से भी कर सकते हैं, कर लीजिए। 4 एक टाइम में देखिए 4 लग गया, ठीक, बच गया यहाँ पे 3 और यहाँ बच गया 5, 35, ठीक। तो 4 8 है 32, यहाँ हो गया 32, ओके। फिर बच गया यहाँ पे 3 और ये 33, तो फिर 32 लगेगा ही, 4 8 है 32, तो 1 बच गया यहाँ पे शेष। हमको मतलब सिर्फ है शेष से, ठीक ना। शेष क्या आ रहा है यही मुद्दे की बात। तो शेष मिल गया मुझे 1। आप इसको किसी भी तरह से दिमाग में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जिस तरह से 753 है, 4 से आपको भागा देना है, तो एक टाइम में लग जाएगा। 4 बच गया 3, 35, तो 4 8 है 32, फिर बच गया आपको फिर 32 बचेगा, मतलब 33 होगा तो 32, तो शेष बच जाएगा 1। तो आप इस तरह से भी शॉर्ट से भी आप कर सकते हैं, मुद्दा है शेष से। शेष बच गया आपको 1 बच गया। अब देखिए कि जो बेस में है, आधार में है संख्या 2137, इसका इकाई अंक क्या है 7 है, इसका इकाई अंक आपको है 7 है, तो ठीक ना। अब हम लोग को देखना है 7 को, तो क्या हो गया 7 और पावर जो है वो शेष, ठीक ना। तो शेष कितना है भाई 1 है, तो 7 पर पावर 1 हो गया। इसको आप सरल कर लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 7। तो यही 7 जो होगा आपका, ये 7 ही होगा इकाई अंक, मतलब इधर कोई भी संख्या हो, ठीक ना, ए बी सी डी ई एफ कोई भी हो, से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन हमेशा ऑलवेज जो है इसकी इकाई पे होगा 7 होगा। उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। करना कुछ नहीं है, जो भी पावर है पावर को डिवाइड करना है आपको 4 से। जो शेष बचेगा, शेष बच गया, जो भी शेष बचेगा वो पावर में ही रहेगा, लेकिन किसके पावर में, तो जो भी बेस का इकाई अंक है, यहाँ पे बेस का इकाई 7 है, तो 7 का पावर में शेष जो है उसको डाल देंगे, उसको सरल कर लेंगे, वही जो होगा इकाई अंक आएगा। मतलब क्लियर हो गया। इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा इकाई अंक पे आपका 7 होगा, ठीक ना। तो चलिए हम लोग और इस टाइप का क्वेश्चन बनाते हैं, ताकि कॉन्सेप्ट को और हम लोग बारीकी से समझ सके। देखिए अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का हम लिए हैं, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट आज ही क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल अभी तुरंत। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये 13 पे संख्या 13 पे पावर है 2003 है, उसमें इकाई का अंक क्या है, ये सवाल आपसे पूछा है, ठीक ना। तो हम आपको क्या बताए थे, जो भी पावर है पावर को आप 4 से डिवाइड करना है, ठीक ना। तो अब देखिए 2003 को आप डिवाइड कीजिएगा, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि 4 से डिवाइड करने पर शेष 3 ही बचेगा। देखिए कैलकुलेशन तो धीरे धीरे फास्ट की ओर बढ़ना पड़ेगा ना, क्योंकि 2000 तो 4 से कट जाएगा, बच जाएगा 3, ठीक, तो पावर हो गया 3। अब देखिए शेष बच गया आपको 3, और यही शेष क्या रहेगा पावर में, ठीक ना। अब देखिए बेस 13 है, तो 13 का इकाई 3, ठीक ना। अब देखिए 3 पर पावर जो शेष बच गया 3,
तो 3 को 3 बार पढ़िए, 3 3 9 27, 27 हो गया। तो 27 का इकाई अंक क्या है? इसका इकाई अंक है आपका 7, तो यही 7 जो है इकाई हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। पिछला सवाल देखिए कितना लेंदी में बनाए थे, लेकिन अब कॉन्सेप्ट समझ में आ गए थे। दूसरा क्वेश्चन को आप क्या किए, बस देखे और बना डाले, ठीक ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है उसी टाइप के फॉर्मेट का है। ये क्वेश्चन आप अपने से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक ना। देखिए क्या कह रहा है, 7 पर पावर 105 है, तो हम क्या बोले थे आपको, पावर जो भी है पावर को डिवाइड करना है भैया 4 से। तो जब 4 से डिवाइड कीजिएगा, 105 को डिवाइड कीजिए 4 से, ठीक, कोई नहीं करिए आप, 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 1 टाइम में आपको लग जाएगा, सॉरी 2 टाइम में लगेगा, 4 दूना 8, ठीक, बच गया 2, 25, 4 6 24, बच गया, इसका मतलब 1 बच गया, तो 1 आपका क्या हो गया, शेष हो गया, 1 शेष हो गया, ठीक। अब बेसिक में क्या है, मतलब बेस में क्या है 7, तो 7 पर पावर जो शेष बच गया 1, तो 7 पावर 1 आपका ये होगा 7, ठीक, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। मतलब इस तरह से कोई भी सवाल दे, अगर इकाई अंक के बारे में पूछे तो अब सिंपल सा वही फंडा है, जो पावर को डिवाइड करना है 4 से, जो शेष बचा है उस शेष को जो बेस का इकाई है उसके ऊपर रखना है, मतलब पावर के रूप में उसको सरल कर देना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट जो है आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन की ओर। देखिए अब यहां पर भी जो क्वेश्चन है, जो संख्याएं दी हुई है 584 गुना 328 गुना 547 गुना 613, अब कह रहा है इसमें इकाई अंक कितना होगा, ये सवाल है, ठीक ना। बहुत बेसिक सवाल है और इस इकाई अंक पे आपको सवाल देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब जब इस तरह की सवाल आए तो देखिए कैसे कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। इकाई के बारे में बात कर रहा है तो इकाई के बारे में ही सोचेंगे। जैसे 584 का इकाई है 4, अगला है 328 का इकाई है 8, तो कोई नहीं, तो 4 और 8 को गुना कीजिए, 8 चौक 32, 32 का इकाई होगा 2, 2 को रख लीजिए, बात खत्म हो गया। अब इन दोनों को भूल जाइए। अब देखिए 2 है, इसका इकाई 7 है, तो 2 और जब 7 को गुना कीजिएगा तो 7 दूना 14, तो 14 का इकाई 4, बाकी इधर का भूल जाइए। अब बच गया 4, इधर बच गया 3, तो 4 और 3 को गुना कीजिएगा तो 4 तिया 12, तो कहने का मतलब 12 का हो जाएगा इकाई 2। तो जब भी इस टोटल कंप्लीट सरल कीजिएगा तो इसका कोई भी संख्या है लेकिन इकाई हमेशा 2 आएगा। ऑप्शन 2 बनाइए और टहल लीजिए, बात खत्म, ठीक ना। तो उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आ रहा होगा। ओके, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये भी इकाई का ही है, अंक का है, ठीक ना, लेकिन थोड़ा सा क्या किया, क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दिया गया है। तो आपको हर टाइप का क्वेश्चन इसलिए कराने का कि कोई भी टाइप का क्वेश्चन आए बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए, वो बनेगा ही। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, 7 पर पावर 95 है, 3 पावर 58, ठीक ना। अब कह रहा है अब जब कंबाइंड कर लेंगे हम लोग तो उसका इकाई अंक क्या होगा, मतलब संख्या जो भी आएगा उसका इकाई अंक क्या होगा, ये सवाल आपसे पूछ रहा है। कोई नहीं, बेसिक हम लोग जानते हैं 95 है, ठीक ना, तो 95 को हम लोग भागा देना है किससे, 4 से, कोई नहीं 4 से भागा दीजिए, 4 दूना 8, बच गया 1, ठीक ना। अब बच गया 15, तो 4 तिया 12, ठीक, तो शेष बच जाएगा 15 में से 12 घटाइएगा, शेष बच गया 3, मतलब 3 शेष हो गया, ठीक ना। इसको आराम से फास्ट सॉल्व कर सकते हैं आप, शेष बच गया 3, तो कहने का मतलब क्या हो गया, तो 7 पर पावर अब क्या हो गया, बेसिक तो एक ही है, 7 पावर 3 हो गया, कोई नहीं माइनस में है। अब देखिए 3 पर पावर 58 है, तो 58 को जब भागा दीजिएगा किससे भाई, 4 से, कोई नहीं 4 से भागा दीजिए, एक ही टाइम में 4, खत्म। अब बच गया एक बचा, तो उधर हो गया 18, तो 4 चौक 16, तो बच गया 2, तो कहने का मतलब यहाँ पे 3 पर पावर 2 हो गया, आसान हो गया वहां से। अब कुछ करना क्या है, देखिए 7 गुना 7 गुना 7 लिखना है 3 बार, यहाँ पे आ जाए, अगर आ जाएगा तो 3 गुना 2 आसान है, 3 तिया 9, 7 का क्यूब भी यहाँ पर रख सकते हैं, 7 7 49, देखिए 9 बच गया इकाई, 9 7 गुना 7 है, ठीक, 9 7 63, कहने का मतलब यहाँ पे इकाई बच गया 3 और इकाई बच गया यहाँ पे 9, यही है ना। अब देखिए 3 में से 9 घटाना है, क्या 3 में से 9 घटेगा, नहीं, तो इधर में कोई भी संख्या होगा तो एक तो पैसा लेंगे ही ना, तो 3 किस में बदल जाएगा, 13 में, और 13 में से 9 घटा दीजिए, तो 9 13 में से अगर 9 घटाइएगा तो वो बच जाएगा आपको 4, तो 4 आपका ऑप्शन हो जाएगा।
तो यही है आपको जो कम समय में आप सवाल को इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। ना कोई बेसिक ज्यादा कोई ट्रिक है ना कुछ है, बस कैलकुलेशन है। और ये कैलकुलेशन आप रिपीट कीजिएगा, एक दो बार सवाल को सॉल्व कीजिएगा तो वो आपको आसानी से बन जाएगा। ओके, तो चलते हैं हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ एक सवाल है आपका, जो 17 पर पावर 200 है, उसको कह रहा है 18 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। तो जब भी इस टाइप के सवाल आए तो आप सवाल को किस तरह से सॉल्व कीजिएगा उसके बारे में हम पूरा डिटेल बता देते हैं आपको, ठीक ना। देखिए समझिएगा बात को। मान लीजिए एक्स है, पहले एक्स पे समझ लीजिएगा। जब एक्स पे पावर एन रहे और ये एन क्या हो, सम हो। सम तो समझते ही आपको, 2 4 6 8, ठीक ना। ये संख्या सम हो, ठीक ना। तो याद रखिएगा एक्स पावर एन माइनस 1 जो है ये कंप्लीट डिवाइड तभी होता है, ठीक ना, जब उसको भागा दीजिएगा आपको x प्लस 1 से, ठीक ना। इस बात को हम फिर से रिपीट करना चाहेंगे। जो x हो, x पर पावर n हो और n मेरा क्या हो, सम हो। तो x पावर n माइनस 1 ये कंप्लीट जो होगा, जो भी आएगा कंप्लीट वो डिवाइड होगा, हमेशा होगा वो x प्लस 1 से डिवाइड होगा, ठीक ना। बस इतना ही समझना है। इस बात को समझ गए तो अब बाकी चीज को ये बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखिए x की जगह क्या है, 17 है, n की जगह 200 है। 200 क्या है, सम संख्या, हाँ है। तो 17 पावर 200 माइनस 1, ये जब भी डिवाइड होगा ये डिवाइड होगा आपका 17 प्लस 1। देखिए x की वैल्यू 17 है, 17 प्लस 1 कहने का मतलब ये हो जाएगा आपको 18 से डिवाइड होगा, ठीक। लेकिन यहां पे सवाल पूछ रहा है क्या, 17 पर पावर है 200, इसको डिवाइड करना है 18 से भाई। लेकिन यहां पूरा पूरा डिवाइड कौन हो रहा है, 17 पे पावर 200 माइनस 1, वो डिवाइड हो रहा है आपको 18 से, ठीक ना। तो अब कह रहा है 18 से डिवाइड तो हो रहा है माइनस 1 करने के बाद, लेकिन पूछा है कोई सवाल क्या, 17 पे पावर 200। तो थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए एक चीज के लिए, 17 पे पावर 200 उसमें से जब एक घटाते हैं तब वो 18 से पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है। तो नॉर्मली अगर 18 से पूरी संख्या में भागा देंगे तो एक ज्यादा बच जाएगा ना, क्योंकि एक घटाने के बाद वो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो एक ज्यादा बच जाएगा। तो जो ज्यादा बचा वही तो शेष है, उसी के बारे में पूछ रहा है। इस वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक जो शेष है वही आ जाएगा, ठीक ना। इस चीज को और थोड़ा आसान भाषा से इस तरह से समझ सकते हैं, ठीक ना। देखिए किस तरह से समझिएगा। मान लीजिए आपके पास 9 है, 4 से भागा देना है, 9 में 4 से भागा देना, ठीक ना। अब देखिए तो 9 में से अगर एक घटा दिए हैं तो वो क्या हो रहा है, 8 हो जा रहा है, और 8 4 से पूरा पूरा भागा हो लग जा रहा है, 8 से मतलब 4 से लग जा रहा है। तो जो एक शेष घटाए हैं उसमें से तभी तो लग रहा है, तो कहने का मतलब एक बच रहा है, तो जो बच रहा है वही शेष है। तो वही वाला फंडा इस सवाल में। ओके, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन है। इससे पहले हम लोग सम के बारे में बात कर लिए। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन को गौर कीजिएगा, तो 25 पे पावर 25 है, वो 26 से भाग देने पे, ठीक ना। तो समझिएगा इस बात को, x पर पावर क्या है, n, और n क्या है मेरा, विषम है। उससे पहले सम था, यहां पे विषम है। अगर इस तरह से क्वेश्चन रहे विषम होगा तो किस तरह से करेंगे काम, तो ध्यान दीजिएगा। तो x पावर n प्लस 1 जो होगा, विषम है इसमें प्लस करना पड़ेगा, ये तब पूरा पूरा डिवाइड होगा कब, जब x प्लस 1 से इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक ना। x पावर n हो और n मेरा क्या हो, अब विषम हो, तो विषम में क्या करेंगे, उसमें एक जोड़ देंगे, x पावर n प्लस 1 जो होगा वही संख्या पूरा पूरा डिवाइड होगा x प्लस 1 से, ठीक ना। तो चलिए अब देखिए सवाल क्या, x है 25 है, पावर n पर पावर है 25 है, प्लस 1 कर दिए भाई साहब, कोई बात नहीं है। इधर x की जगह है मेरा 25, तो 25 प्लस 1 हो गया आपका 26 हो गया, ठीक ना। क्वेश्चन भी कह रहा है 26 से भाग देना है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किसको भाग देना है, 25 पे पावर 25 को भाग देना है 26 से, है ना।
लेकिन 25 पे पावर 25 प्लस 1 जो है ये आपका क्या हो रहा है, 26 से क्या हो जा रहा है, पूरा पूरा डिवाइड कर हो जा रहा है। मतलब जब संख्या में एक जोड़ते हैं तब वो डिवाइड हो रहा है, संख्या में एक जोड़ने के बाद वो डिवाइड हो रहा है, ठीक ना। तो शेषफल क्या होगा, तो इसका शेषफल हमेशा होगा जिससे भाग दे रहे हैं। शेष जो होगा, भाग किसे दे रहा है, 26, तो 26 में से क्या करना है, एक घटा दीजिए, तो 26 में से एक घटा दीजिए तो बचेगा 25, मतलब 25 उसका क्या हो जाएगा, शेष बच जाएगा आपका, हमेशा 25 बच जाएगा। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक ना। जिस तरह से इसको दूसरी भाषा में इस तरह से समझिएगा, जिस तरह से 7 है, 7 है, 7 को आप क्या करना है, 4 से भागा देना है। तो जब भी 7 को 4 से भागा दीजिएगा, तो अगर सोचिएगा कि हमको कोई संख्या एक जोड़ दे, तब वो भागा पूरा पूरा किससे लग जाएगा, तो 7 में एक जोड़ दीजिएगा तो वो भागा लग जाएगा 4 से, 8 हो जाएगा, ठीक ना, तब पूरा पूरा भाग लगेगा, ठीक। तो अब कह रहा है कि जो 7 में भाग देना है, तो 7 में भाग शेषफल क्या बचेगा, तो एक बच रहा, जोड़ने पे ही पूरा पूरा लग रहा है, तो 4 में से एक घटा दीजिए, ठीक ना, तो बच गया यहाँ पे क्या हो गया 3, तो 3 शेष बचेगा। वैसे भी अगर 7 को भागा दीजिएगा 4 से, देखिए तो एक टाइम में लगेगा 4, तो बच गया 3 शेष। तो देखिए कितना मस्त कॉन्सेप्ट है। तो यही फंडा यहाँ पे किए है कि जो एक्स्ट्रा है, एक तरह से जोड़ने से उसको लग रहा है कि वो पूरा पूरा विभाजित होगा, वो जोड़ क्या किए उसमें से हम जो जिससे भागा दे रहे उसमें से उसको क्या किए, घटा दिए, ठीक ना। एक से दो बार इसको सॉल्व कीजिए, आसानी से बन जाएगा। फिर भी डाउट हो तो फिर आप हमको मैसेज के माध्यम से आप हमसे डाउट पूछ सकते हैं, ठीक ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन आप बहुत ऐसे बच्चे हैं जो फंस जाते हैं इसमें। क्या है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है, ठीक ना। संख्या दी हुई है, अब कह रहा है कि जो कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग हो ही नहीं सकता है। अगर एक एक का वर्ग करने बैठ गए तो पता चला 2 घंटा 3 घंटा पूरा निकल जाएगा, ठीक ना। देखिए इसमें क्या है, कुछ कॉन्सेप्ट क्या है, समझिएगा बात को। 2, 3, 7 और 8, 2, 3, 7 और 8 जब भी कभी किसी संख्या के इकाई अंक पर होगा, ये चारों संख्या जब भी कभी भी इकाई पे होगा, किसी भी संख्या की इकाई पे होगा, वो संख्या कभी पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकती है। समझ गए बात को, 2, 3, 7, 8। तो अब देखिए ऑप्शन में 2, 3, 7, 8 जहां भी होगा पूर्ण वर्ग नहीं होगा, और नहीं के बारे में पूछ रहा है, ठीक ना। देखिए 2, 3, 7, 8 में देखिए इकाई पे यहां पे 2 अंक है, 2 है, यही ऑप्शन आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी को आप कैलकुलेट कर लीजिए, वो आपको हो जाएगा, क्योंकि एक ही ऑप्शन उसमें से खोजना है, ठीक ना। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर वही क्वेश्चन कर रहा है इसी टाइप का, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है ना। तो आपको क्या बताए थे, देखना क्या भाई, इकाई पे 2, 3 और 7 और 8, 2, 3, 7, 8, 2, 3, 7, 8, ठीक। अब चलिए ऑप्शन की ओर, 2 है नहीं है, 3 नहीं है, 7 7 है, इसका मतलब ये जो संख्या सी जो है इकाई पे 7 है, ये कभी भी आपका ये पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, बनाइए और निकल लीजिए, ठीक ना। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो 18 से विभक्त नहीं हो सकती है, ठीक ना। यहां पे क्या है, संख्याएं दी हुई है, अब इसमें से ये कह रहा है, आपसे पूछ रहा है जो निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं जो है 18 से विभक्त नहीं हो सकता। ओके, देखिए अब संख्या में 18 से भाग देने अगर जाइएगा या 18 की विभाज्यता खोजिएगा तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाला है। इसको एक स्मार्ट तरीका से किस तरह से बनाया जाए, देखिए चलते हैं हम लोग। 18 है, 18 को समझिए इस तरह से, एक तरह से फैक्टर ले लीजिए, ठीक ना। 18 को आप 9 गुना 2 लिख सकते हैं, मतलब 9 गुना 2, 6 गुना 3 भी लिख सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो अगर संख्या, अब यहां पे एक कॉन्सेप्ट क्या आ जा रहा है, सहअभाज्य की बात आ जा रहा है। इसको क्वेश्चन को सहअभाज्य से अगर आप बनाइएगा तो आसानी से बन जाएगा, ठीक ना। अब जिस तरह से 2 पेयर आया, एक आया 9 का, एक आया 2 का,
एक आया 6 का, एक आया 3 का। आखिर हम बताना क्या चाह रहे हैं कि जो 18 जिसे है, 18 को ये देखिए कि जो क्या 3 और 6 सआभाज्य संख्या है? नहीं है, ठीक ना। क्यों सआभाज्य संख्या नहीं है? अभी थोड़ी देर पहले बताए थे जो सआभाज्य संख्या के लिए वन एंड ओनली कंडीशन है जो HCF 1 होना चाहिए। तो 6 और 3 का HCF 1 है? नहीं है, ठीक ना। तो ये खत्म हो गया। 9 और 2 का HCF 1 है? हाँ है। तो 9 और 2 को हम पकड़ लिए। स्टेप देखिए किस तरह से फॉलो कर रहे हैं। 18 की बात कर रहा है तो 18 को इस तरह से हम लिए है कि ताकि वो जो संख्या जो है वो सआभाज्य के रूप में दिख जाए। तो सआभाज्य में 9 और 2 सआभाज्य संख्या है क्योंकि वो HCF में उसका 1 आता है। अब क्या किए, जो भी संख्या है उसको ये देखेंगे जो वो 9 से और 2 से दोनों से डिवाइड अगर है तो 18 से बिल्कुल ही बिल्कुल वो डिवाइड होगा। एक्चुअली ये करना चाह रहे थे हम लोग, शॉर्ट में जाना चाह रहे थे, ठीक ना। जो भी संख्या जो है आपको 9 से और 2 से दोनों से डिवाइड होगा वही संख्या 18 से डिवाइड होगा। तो बात कर रहा है नहीं का, बात कर रहा है निगेटिव का। कहने का मतलब अब इस क्वेश्चन में ये आसान हो गया देखना जो कौन संख्या 9 से हो सकता है या कौन संख्या 2 से हो सकता है। अच्छा ये चलिए 9 से देखना तो है, विभाजता का नियम में है, कोई नहीं। लेकिन 2 से की आराम से देख सकते हैं जो संख्या की इकाई अंक पर क्या यहाँ पे 3 है, ये 2 से डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता। तो बस ऑप्शन ये डी हो जाएगा, कोई कलम चलाने की जरूरत नहीं है। तो उम्मीद है आपको ये शॉर्ट कॉन्सेप्ट जो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक ना। 18 से विभक्त की बात किया है तो ये देखिए 18 को हम इस रूप में लिखे ताकि ये सआभाज्य संख्या के रूप में आ जाए। अब सआभाज्य संख्या में जो जो संख्या पार्टिसिपेट किया, जैसे 9 और 2 किया है, अब 9 को देख लेंगे, 9 से विभाज्य हो रहा है तो थोड़ा लंदी है, मतलब एक झलक में नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं है। 2 से तो दिख रहा है भाई, 2 में क्या है, इकाई अंक पे या तो 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो आप इससे आसानी से निकल गया। और हाँ एक चीज जरूर याद रखिएगा, जो विभाजता का नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो उस चीज को आप बारीकी से देख लीजिए। हम आपको एक बहुत बेस्ट मेथड से बताए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे, आप वहां से भी जाके उसको देख सकते हैं, ठीक ना। आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, ठीक ना। क्योंकि हम जो भी अभी तक क्वेश्चन बनाए हैं बहुत बेसिक पे फोकस करके की बनाया है ताकि आपको वो चीजें ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़े, मतलब आपके लिए ज्यादा नया चीज, कोई ज्यादा नया चीज आपको याद करने या प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। जो चीज आप जानते हैं उसी बेसिस पे हम कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कर रहे हैं। ओके, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अब जो नया क्वेश्चन है उसमें कह रहा है स्थानीय मान और जातीय मान। देखिए ये बहुत ही एक तरह से इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, मुद्दा है, जो जातीय और स्थानीय मान को दिमाग में रखना, ठीक ना। देखिए सबसे पहले समझ लीजिए जातीय मान और स्थानीय मान, ठीक ना। याद रखिएगा स्थानीय मान जो होता है वो बदलता रहता है, ठीक ना, ये बदलता रहता है, ये आपका ये बदलता रहेगा। लेकिन जहीं जातीय मान की बात करेंगे तो ये हमेशा फिक्स्ड होगा, मतलब ये बदलेगा नहीं। स्थानीय मान डिपेंड करेगा स्थान पे, ठीक ना। जिस तरह से अगर आप पटना में मकान ले लिए तो उसकी वैल्यू एक ज्यादा हो जाती है, लेकिन आप अपने गांव शहर में आसपास में लिए हैं तो उसकी एक वैल्यू अलग हो जाती है। जमीन भले ही 1 कट्ठा ही क्यों नहीं हो, ठीक ना, लेकिन 1 कट्ठा की वैल्यू जो पटना में है वो ज्यादा है। कहां से, अगर आपका जो जिला है सहरसा मधेपुरा किसी जिला में आपका घर है, वहां पे अगर आप जमीन ले रहे हैं तो 1 कट्ठा की वैल्यू पटना में ज्यादा है। ठीक उसी तरह से हमारा ये अंकगणित में भी स्थानीय मान जो होता है वो वेरी करता रहता है, वो डिपेंड करता है किस स्थान पे वो संख्या है। पर जातीय मान हमेशा याद रखिएगा, जातीय मान हमेशा फिक्स रहेगा और जिस संख्या के बारे में बात कर रहा है जाति के बारे में वही संख्या होगा। दो मुद्दा बात समझ में आ गएगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है 5, देखिए क्या दिया हुआ है, संख्या एक बार हम फिर से लिख लेते हैं, 5 9 7 5 2 3 दिया हुआ। ओके, अब इसमें बात कर रहा है वो 7 के स्थानीय मान और अंकित मान दोनों के बारे में वो पूछ रहा है, जातीय मान, अंकित मान को जातीय मान भी बोला जाता है। इसमें 7 के बारे में पूछ रहा है, ठीक ना। देखिए 7 के बारे में बात कर रहा है तो 7 का स्थानीय मान देखिए 7
इसके बाद कितना अंक है, 1 2 3 अंक है, तो 3 0 हो गया। ये बात होगी स्थानीय मान की। ओके, अब करा जातीय मान, तो जातीय मान हमेशा फिक्स होता है, तो जिसके बारे में पूछा है वही जातीय मान है। तो 7 के बारे में पूछा तो 7 ही इसका क्या हो गया, जातीय मान। तो कोई नहीं, इसमें से करा घटाने के लिए, क्योंकि अंतर की बात कर रहा है वो, तो इसमें से आप 7 घटा दीजिए। देखिए 7 घटाने के बाद आपको सिंपल सा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक ना, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ओके, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए क्या है, इसी में कुछ क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया। संख्या आपको दी हुई है, इसमें करा 7 तथा 3 के स्थानीय मान का अंतर क्या होगा, ठीक ना। ओके, तो चलिए संख्या हम लोग लिखते हैं 6 4 7 1 3 5 है। इसमें क्या बात कर रहा है, 7 के स्थानीय और 3 के स्थानीय मान। देखिए जब 7 के स्थानीय मान की बात कीजिएगा, देखिए 7 है, इसके बाद कितना अंक है, 1 2 3, 3 0 दे दिए, बहुत अच्छा। अब बात कर लेते हैं हम लोग 3 का, है ना। तो जब 3 के स्थानीय मान की बात करेंगे तो देखिए 3 है, ठीक, 3 हो गया। अब इस पे कितना अंक है, उसके बाद 1, तो 3 पे 1 0। अब कह रहा घटाओ, तो 70 मतलब 7000 में से 30 घटाइएगा, ठीक। देखिए ऑप्शन से ही देखिएगा, आप ऑप्शन डी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो उम्मीद है आपको जो अभी तक जो सेशन हुआ है वो आपको अच्छा लगा होगा, और मेरा मकसद यही है सेट का सीरीज का लाने का, क्योंकि जब भी कभी भी तैयारी अगर कम समय में किया जाए, तैयारी जब भी कम समय में किया जाए, तो एक बेस्ट या स्मार्ट मेथड होता है जब क्वेश्चन के माध्यम से कॉन्सेप्ट की ओर बढ़िए, ठीक ना, और ज्यादा क्वेश्चन भी सॉल्व कीजिएगा, तो आपका प्रैक्टिस भी होगा, क्वेश्चन का करने का समय कम लगेगा। तो यही एक मेरा मेन मोटो है। तो आपको इसी तरह का सेट जो है आपको मिलता रहेगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक ना, और आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आपको करियर बुक चैनल की तरफ से, मेरे तरफ से। तो आप मेहनत करते रहिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी, ठीक ना। तो आज के सेशन में इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग एक नेक्स्ट सेशन में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।